नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महाविनाशकारी युद्ध को। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस युद्ध के कारण क्या अभी वर्तमान में ही बने हैं या पीछे से कोई ऐसा इतिहास है जो इस युद्ध के कारण की भूमिका निभा रहा है। साथियों, हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों देशों की संस्कृति क्या है और जैसा कि हम सब भारतीय हैं तो इस आधार पर भारत की इस युद्ध में क्या भूमिका है, पूरा विश्व भारत को किस नज़र से देख रहा है और भारत की वर्तमान नीति क्या है, आगे नीति क्या होनी चाहिए। मैं विशेष तौर पर बता दूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो हमेशा की तरह विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को एक विज़न देना चाहता हूं कि आप अपनी एक समझ स्थापित कर सकें। आप केवल मेरे विज़न के भरोसे ही ना बैठें, मेरा वीडियो देखने के बाद अन्य माध्यमों से सर्च करें, देश नीति में अपना विज़न अवश्य बनाएं। हो सकता है इस युद्ध में आपका विज़न किसी काम ना आए, लेकिन यदि इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण मसले हैं, विश्व को प्रभावित करने वाले मसले हैं, यदि उन पर एक बार विद्यार्थियों आपका विज़न बनना शुरू हो गया तो ये आने वाले कल के भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको ध्यान रखना होगा, आप में से कुछ इस देश को चलाने वाले बनेंगे, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सभी मतदाता जरूर बनेंगे, ये निश्चित है। तो आपके विज़न एक देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मसले पर जरूर होने चाहिए। इस वीडियो को अगर कोई अभिभावक या अन्य बड़े लोग देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो सीधा लक्ष्य है वो विद्यार्थियों से बात करना है। तो साथियों, यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध के कारण हैं उन्हें समझने से पहले हमें नेटो के बारे में समझना जरूरी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो 1949 में इसकी स्थापना हुई। यह एक सैन्य गठबंधन है। जब यह स्थापित हुआ तो इसमें 12 देश थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल थे। इस संगठन का मूल सिद्धांत था कि यदि किसी एक देश पर हमला हो तो बाकी देश इसके लिए आगे आएंगे। वास्तविकता यह थी कि नेटो की स्थापना ही सोवियत संघ को रोकने के लिए हुई थी। 1955 में सोवियत रूस ने यानी कि सोवियत संघ ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना एक अलग गठबंधन, सैन्य गठबंधन खड़ा किया, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। लेकिन 1991 में हम सब लोग जानते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव जब ने 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन किया, उसके बाद वार्सा पैक्ट के हिस्सा रहे कई देशों ने दल बदल लिया और वह नेटो में शामिल हो गए। आज नेटो में लगभग 30 देश हैं। अब नेटो को समझने के बाद हम आते हैं कि यूक्रेन और रूस को लेकर तनाव क्यों शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और यह एक महाविनाश युद्ध में कैसे परिवर्तित हुआ। यूक्रेन एक पूर्व सोवियत रिपब्लिक है, हम सब जानते हैं, जो एक तरफ से रूस और दूसरी तरफ से यूरोपीय संघ है उससे सटा हुआ है। यूक्रेन में रूसी मूल के लोगों की बहुत बड़ी आबादी है। रूस के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन कोई अलग संस्कृति है, रूस कोई अलग संस्कृति है। लगभग दोनों एक ही संस्कृतियों से मिले जुले देश हैं। रणनीतिक रूप से रूस हमेशा से यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता रहा है। हाल ही के समय में व्लादिमीर पुतिन, जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कई बार अपनी स्पीच में कहा कि यूक्रेन वास्तव में रूस का ही हिस्सा है। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, तब यूक्रेन में जो सरकार बनी वो रूस को समर्पित सरकार ही थी। 2008 के आते आते जो यूक्रेन के लोग थे वो विशुद्ध शांति की तरफ जाना चाहते थे, यानी कि उनका किसी भी तरफ लड़ाई से कोई लेना देना वो नहीं रखना चाहते थे। जबकि रूस ये चाहता था कि नेटो के खिलाफ हमें अस्त्र शस्त्र से लैस रहना चाहिए, हमें मतलब पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको नहीं डालना चाहिए।
तारीख 1 दिसंबर सन 1991। यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद ये विद्यार्थियों सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब यूक्रेन आज़ाद हुआ तो वो विश्व की सबसे बड़ी तीसरी जो परमाणु शक्ति देश है वो यूक्रेन था। उससे आगे अमेरिका और ब्रिटेन ही उस समय थे। जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो हजारों परमाणु हथियार जो कि पूरे सोवियत परमाणु शस्त्रागार का लगभग 1/3 थे, वे यूक्रेनी धरती पर ही रह गए। यानी सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन के पास जो हथियारों का जखीरा था वे बहुत ज़्यादा था। अगर हम FAS फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार माने तो यूक्रेन के पास लगभग उस समय 3000 सामरिक परमाणु हथियार थे, जो कि बड़ी से बड़ी सैन्य सुविधाओं, नौसैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां, इन सबको नष्ट कर सकते थे। 2000 रणनीतिक परमाणु हथियार थे जो विश्व के कई देशों को नष्ट कर सकते थे। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार होने के बावजूद जो इन हथियारों का केंद्रीकृत फायरिंग नियंत्रण था वह मॉस्को के हथियार जो अधिकार क्षेत्र में आता था। 5 दिसंबर 1994 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिकाओं के नेताओं के मध्य एक मीटिंग हुई। यूक्रेन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका के जो व्यापक वार्ता हुई उसके कारण बुडापेस्ट मेमोरेंडम नामक एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत यूक्रेन अपने परमाणु शस्त्रागार और डिलीवरी सिस्टम जैसे जो बम वर्षक मिसाइल थी उनको पश्चिमी देशों से वित्तीय सहायता लेगा और नष्ट कर देगा। यूक्रेन ने परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि NPT की पर एक जो गैर परमाणु हथियार राज्य है उस पर शामिल होने की जो ट्रीटी थी उस पर हस्ताक्षर भी किए। इस समझौते के तहत यूक्रेन को आश्वासन दिया गया कि रूस, अमेरिका और ब्रिटेन इसे धमकी कभी नहीं देंगे, इसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता पर मौजूदा जो सीमा हैं उसकी रक्षा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। इस बैठक में एक समझौते पे एक और हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान को उनकी स्वतंत्रता जो उनकी सीमाएं हैं उसका सम्मान करने के लिए ये देश सदैव खड़े रहेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि सन 2008 से वहाँ के जो विपक्षी दल थे या और विचारधारा थी वो रूस से अलग बननी शुरू हो गई थी, जबकि जो केंद्रीय शासन था वो रूस के अनुसार चलता था, रूस की ही योजनाओं को अपने यहाँ लागू करता था। सन 2013 रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है, उसमें बहुत बड़ा विरोध हुआ। हम सब जानते थे कि उस समय जो राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका, ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों ने 2014 में वहाँ से उसकी सत्ता से अलग कर दिया। यानुकोविच को यूक्रेन छोड़ना पड़ा। यह रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी सीमा के ठीक पास कोई नाटो समर्थित कार्यवाही हो। इससे खफा होकर 2014 में रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो वहाँ के अलगाववादी थे, जो पहले वहाँ पर सत्ता में थे, वो अब अलगाववादी हो गए और वो रूस के समर्थक थे। रूस ने उन अलगाववादियों का साथ दिया और उस पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। 2014 का ये तनाव अभी ख़त्म नहीं हुआ था। विश्व के कई देशों को लगने लगा कि यह भयंकर युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। पश्चिमी देशों ने कोशिश की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देशों के बीच
शांति व समझौते को अंतिम रूप दिया। यूक्रेन और रूस वर्तमान स्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए। रूस जानता था कि अब जो यूक्रेन में सरकार है वह पश्चिमी देशों की तरफ यानी कि नेटो की तरफ झुकी हुई है। रूस ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि नेटो ने अपनी कोई भी गतिविधि यूक्रेन में की या यूक्रेन को नेटो देश का सदस्य बनाया तो वह अशांति का, युद्ध का प्रमुख कारण बनेगा। अभी हाल ही में यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति जेलेंस्की और नेटो के बीच वार्ताएं शुरू हुईं और ऐसा लगने लगा कि नेटो अपना विस्तार करते हुए यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लेगा। परंतु राष्ट्रपति पुतिन को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि नेटो यह स्पष्ट करे, यूक्रेन भी यह स्पष्ट करे कि दोनों एक दूसरे में जुड़ने नहीं जा रहे हैं, अर्थात यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। परंतु जब यूक्रेन ने ऐसा कहने से मना कर दिया तो राष्ट्रपति पुतिन ने, आप सबको पता है, यूक्रेन पर सीधा हमला बोल दिया। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के 2 जो वहाँ के छोटे छोटे क्षेत्र थे उनको अलग देश भी घोषित किया, स्वतंत्र रूप से मान्यता दी। तो विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति इस युद्ध के ऊपर क्या है, दोनों देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही वो उद्देश्य है जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। मैंने पहले भी कहा था, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका विज़न इस युद्ध में काम आए, लेकिन यदि आप ऐसे गंभीर मसलों पर सोचना शुरू कर देंगे, अपने विज़न बनाना शुरू कर देंगे, तो जब आने वाले समय में आपके कंधों पर भारत की जिम्मेदारी आएगी तो आपका मस्तिष्क पहले से ही उनके लिए तैयार होगा। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर भी करें। साथियों, भारत की विदेश नीति इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट रही है। भारत, जैसा कि पहले से ही स्वभाव रहा है हम भारतीयों का, कि हमने कभी भी किसी देश के खिलाफ कोई युद्ध नहीं किया। हाँ, अपनी रक्षा के लिए हम सदैव खड़े रहे हैं। तो भारत ने इस युद्ध के प्रारंभ में भी कहा कि दोनों देश तत्काल युद्ध रोकें, बातचीत की टेबल पर आएं, एक उचित समाधान निकालें जिससे दोनों देश के नागरिक अच्छी तरीके से रह सकें। हालांकि उस प्रतिक्रिया का अभी तक कोई भी असर नहीं दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम और अधिक समीक्षा में जाएं तो कहीं ना कहीं भारत को इस युद्ध में कुछ प्रतिशत रूस की तरफ हम ज़्यादा पाएंगे। अभी 2 दिन पहले हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जब भारत को मत देने की बारी आई तो भारत ने उस मत देने की जो प्रक्रिया थी उसका बहिष्कार किया और अपना मत नहीं दिया। हालांकि उस बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि वो चाहते हैं कि तुरंत युद्ध रुके और बातचीत से इसका कोई समाधान निकले। भारत के महत्व के बारे में आपको जानकर थोड़ा सी प्रसन्नता भी होगी कि अभी तक, हो सकता है इसके बाद कोई और भी देश ऐसा हो, लेकिन अभी तक इस वीडियो को बनाए जाने तक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने दोनों देशों के जो मुखिया हैं उनसे बात की, अर्थात राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है और जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है। यानी कि पर्दे के पीछे, जो भी सार्वजनिक नहीं है, कुछ ना कुछ भारत ऐसा प्रयास कर रहा है कि विश्व को शांति मिल सके और यह युद्ध तुरंत रोका जा सके। अब हम समीक्षा करते हैं कि आखिर क्यों जब रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया तो भारत ने उसमें मत नहीं दिया। अगर हम संबंधों की बात करें तो 1947 से ही भारत और रूस के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत को
भारी मशीन निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर किसी ने योगदान दिया तो वो है रूस ही था। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ के विघटन के बाद जनवरी 1993 में भी शांति, मैत्री एवं सहयोग की एक नई संधि को अपनाया गया। उसके बाद 1994 में द्विपक्षीय सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2000 में दोनों देशों ने एक रणनीतिक साझेदारी आरंभ की। इसके साथ ही दोनों देशों द्वारा अभी हाल में 2017 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के रूप में इसे चिन्हित किया गया। इन सब के पीछे को बताने के पीछे का उद्देश्य है कि रूस हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक साझीदार रहा है, सहयोगी रहा है, मित्र रहा है। जब भी भारत ने विदेश से आने वाली बुरी हवाओं का सामना किया है तो एक ढाल के रूप में हमने जिस मित्र को पाया वह रूस ही था। अब हम बात करते हैं भारत और यूक्रेन के बीच के संबंधों की। वर्ष 1991 में सोवियत यूनियन से यूक्रेन अलग हुआ। अन्य देशों की तरह भारत ने भी यूक्रेन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी और अपने राजनयिक संबंध प्रारंभ किए। 31 वर्षों से अधिक का समय हो गया है, लेकिन रिश्ते कभी भी यूक्रेन से उतने मधुर नहीं बन पाए जितने बनने चाहिए थे। ट्रेड की भी बात करें तो लगभग ना के बराबर है। वर्ष 1998 भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। दुनिया भर के कई देशों ने भारत की आलोचना की, जिसमें यूक्रेन का भी जो स्वर था वो भारत के विरुद्ध काफ़ी प्रखर था। अगर हम ध्यान दें तो उस समय फ्रांस ने भारत के खिलाफ निंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फ्रांस ने यह कहा था कि भारत को सीटीबीटी में शामिल होना चाहिए ताकि भारत संरचनात्मक तरीके से काम कर सके। लेकिन यूक्रेन ने कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत तुरंत परमाणु परीक्षण रोके, हम इसकी निंदा करते हैं। भारत ने यह बहुत गलत किया। अब हम बात करते हैं यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों की। यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते की बात करें तो यह तकरीबन 23 साल पहले यूक्रेन के पास पाकिस्तान की ओर से एक प्रस्ताव आया, जिसमें पाकिस्तान ने यूक्रेन के 320 T-80 टैंक खरीदने का प्रस्ताव दिया। भारत ने यूक्रेन से कहा कि आप पाकिस्तान को यह टैंक मत बेचिए, क्योंकि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने वाला देश है और इन टैंकों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा। पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजता है और इन्हीं हथियारों से इन आतंकियों को मदद करता है, भारत में आतंकवाद फैलाता है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन ने इन 320 टैंकों को बेचा, जिसका इस्तेमाल आज भी पाकिस्तान कर रहा है। पिछले साल ही यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ $85 मिलियन की एक डील की है, जिसके तहत इन टैंकों को फिर से अपग्रेड किया जाएगा। अब पुनः बात पोखरण टेस्ट की करते हैं। तो जब पोखरण टेस्ट के लिए भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में आया था तो रूस ने उस समय भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया था। साथियों, इस बात को अंडरलाइन करना बहुत आवश्यक है कि उस समय रूस ने वीटो भारत के पक्ष में किया था। रूस ने कश्मीर के मसले पर अनुच्छेद 370 पर भी भारत का समर्थन किया है। यही नहीं, सबसे अहम बात यह है कि भारत के तकरीबन 70% हथियार रूसी हैं, लिहाजा इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए हम रूस पर ही निर्भर हैं। यहाँ पर एक समीक्षा और करना आवश्यक होगा कि रूस और चीन के रिश्ते कैसे हैं। रूस और चीन के रिश्ते प्रारंभ से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। यदि पिछले कुछ समय में देखें तो ये और बेहतर हुए हैं। वहीं भारत के साथ अगर चीन के रिश्तों की बात करें तो यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। पिछले कुछ सालों से, कुछ वर्षों से
दोनों देश की सेना लगभग टकराव की स्थिति में ही है। रूस यूक्रेन मसले पर चीन ने एक तरह से रूस का समर्थन ही किया है। रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई को चीन ने आक्रमण करार देने से भी इनकार किया है। चीन का कहना है कि आक्रमण शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर भारत रूस के खिलाफ जाता है तो भारत की विदेश नीति को यह काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही भारत चीन के साथ इस मसले पर भी नहीं खड़ा होना चाहता कि वह अमेरिका के साथ है या रूस के साथ, क्योंकि भारत के लिए यह समय बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए भारत रूस इस कार्रवाई की निंदा तो कर रहा है, बराबर यह तो कह रहा है कि दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, परंतु जब निंदा प्रस्ताव आता है तो भारत उस पर मत देने के जो समय आता है वहाँ से अलग हो जाता है। अब हम शायद सभी समीक्षाओं को अगर सेंटर में रखें तो हम पूरी तरह से ये मान सकते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार ने जो विदेश नीति अपनाई है वह बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि विदेश नीति हमेशा, जो भी सरकार सत्तारूढ़ है, केंद्र में है, वह जो भी विदेश नीति बनाए पूरे देश को उस पर साथ होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें सभी पक्षों का ज्ञान होता है। कई बार कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो शायद पटल पर नहीं रखी जाती, हमें उनका ज्ञान नहीं होता। मैंने यह वीडियो आज इसलिए बनाया था कि हम सभी मुद्दों की समीक्षा कर सकें और अपना एक विज़न तैयार कर सकें। विद्यार्थियों, अब आपके पास समय है, आप अलग अलग माध्यमों से, बहुत सारे इंटरनेट के स्रोत हैं जिन पर आप इस विषय को और खोज सकते हैं, अपना नया विज़न बना सकते हैं। परंतु विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ से इस बेसिक से अपने ज्ञान को शुरू करें। विज़न बनाएं अवश्य, केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रह जाएं, किताबी शिक्षा तक सीमित ना रह जाएं। विदेश में, देश में जितने भी करंट अफेयर्स, करंट के मामले चल रहे हैं उन पर अपना फोकस अवश्य रखें। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उसमें विजय पाना चाहते हैं। विद्यार्थियों, यह भी याद रखें कि केवल विजय पाने के लिए या परीक्षा में नंबर लाने के लिए इस प्रकार के विज़न के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह विज़न उस समय भी बहुत आवश्यक होगा जब आप अपने कैरियर में आगे बढ़ जाएंगे और देश को सेवाएं देना प्रारंभ कर देंगे। तभी आप एक अच्छे नागरिक रहेंगे और राष्ट्र प्रेम की भावना जो होगी वो एक डायरेक्शन में होगी, वो एक तरफ होगी, एक दिशा में होगी और देश के लिए लाभदायक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें व इसे शेयर करें। इस वीडियो का अंत हम मौन के साथ करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे इस मौन में कि उन आत्माओं को शांति प्रदान करें जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है। नमस्कार।